खड़ 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 खड़। ट्रेन द्रुत गति से भागी चली जा रही थी। संध्या काल का समय था। तेज बारिश और बीच बीच में बिजली की चमक वातानुकूलित कोच की खिड़कियों से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। केबिन का एकांत और यह भयावह मौसम मुझ जैसे डरपोक आदमी को डरा देने के लिए काफ़ी था। थोड़ी देर बाद गाड़ी के पहियों की रफ्तार कम हुई और एक मध्यम से स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि मैं स्टेशन का नाम नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपने केबिन में अकेला था और इस उधेड़-बुन में था कि कोई सहयात्री आए, जिससे वार्तालाप करते करते आगे का रास्ता आसानी से काटा जा सके, और एक अंदरूनी भय जो मेरे अंदर जागृत हो चुका है, उससे मुझे निजात मिल सके। तभी किसी ने केबिन का दरवाज़ा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति केबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान आदि व्यवस्थित करने के बाद वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मेरी तरफ हाथ आगे बढ़कर उसने अपना परिचय दिया। मैं मिस्टर घोष, वो बोला। मैं कोलकाता जा रहा हूँ, पुनर्जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए। मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर में व्याख्याता के पद पर हूँ और पटना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझसे भी खाने हेतु आग्रह किया, किंतु मैं बहुत ही सशंकित व्यक्तित्व का प्राणी। ट्रेन में किसी अजनबी के द्वारा दिए गए खाने को लेना असंभव था मेरे लिए। मैंने बहुत विनम्रता से उसके आग्रह को ठुकराया। वो भी कम उस्ताद नहीं था। कसकर हंसा और बोला, संशय कर रहे हैं मेरे ऊपर? अभी तो कुछ नहीं, देखिए आगे क्या क्या होता है। उसके ये शब्द सुनकर मुझे सांप सूंघ गया, किंतु मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छिपाया। कोई स्टेशन आने पर वो उतरता और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट से चढ़कर फिर आ जाता। पूछने पर बोलता कि बीच बीच में रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं और वो विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगे। उसने पुनर्जन्म से संबंधित बातें प्रारंभ की और पुनर्जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा, बिल्कुल। वो ज़ोर से हंसा और बोला, ये सब बकवास है। मुझे भूतों पर विश्वास था, किंतु वो भूतों के अस्तित्व को नकारता रहा। रात अपने यौवन पर पहुंच चुकी थी। चर्चा उपरांत मैं वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के कक्ष में सोने का प्रयास कर रहा था। अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरे गले पर गर्म अंगार रख रहा है। मैं हड़बड़ाकर उठा। कहीं कोई नहीं। मेरे अलावा उस कक्ष में मेरी वही सहयात्रा था, जो सामने की बर्थ पर लेटा घोड़े बेचकर सो रहा था। मैं फिर सोने का प्रयास करने लगा। अभी आंख लगी ही थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज़ दबाव और हंसने की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। मैं घबराकर उठा तो देखा कि सहयात्री बर्थ पर नहीं था। लगभग 1-2 मिनट बाद वो आया और बोला, जनाब सोई नहीं? मैंने अपनी घबराहट रोकते हुए उससे कहा, अभी नींद नहीं आ रही, और मैंने अपने बैग से एक मैगज़ीन निकाली और पढ़ने का नाटक करने लगा। सहयात्री भी बर्थ पर लेट गया और कुछ देर में उसके खर्राटे केबिन में गूंजने लगे। मैं भी थोड़ा निश्चिंत हुआ और बर्थ पर आंख बंद कर लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती, कभी रफ्तार पकड़ लेती, लेकिन मेरे दिल ने अब तेज़ रफ्तार ही पकड़ रखी थी। भय और घबराहट के कारण लघुशंका की इच्छा अपने आप जीवित हो जाती है, और मैं टॉयलेट की तरफ मुड़ जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला, वो सहयात्री मुझे अंदर दिखा और मैं चिल्लाते हुए अपनी बर्थ की तरफ भागा। देखा तो वो सहयात्री इत्मीनान से अपनी बर्थ पर सो रहा है। मैंने घबराहट में उसे जगाया। वो बोला, अरे क्या हुआ? इतना मासूम लग रहा था, वो जैसे कुछ जानता ही ना हो। मैंने कहा, आप यहाँ भी और वहाँ टॉयलेट में भी? वो कुटिलता से हंसा और बोला, मैं कितने रूपों में कहीं पर भी रह सकता हूँ। घबराहट के मारे मैं पसीने से तरबतर बिल्कुल निर्जीव सा खड़ा उसके सामने। वो बोला, तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रमाण देना था।
तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हम भूत पिशाच लोगों का अस्तित्व है। इतना कहकर वो मेरी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया। मैं डर के मारे अवाक और निर्जीव सा अपनी बर्थ पर बैठा था। तभी केबिन के अंदर टिकट निरीक्षक आया। उसका चेहरा देखकर मुझे बेहोशी छाने लगी, क्योंकि यह वही सहयात्री था मेरा, और वो टिकट चेक कर मुस्कुराता हुआ चला गया। दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। विनय एक बीमा कंपनी में काम करते हैं। उनकी कंपनी उनको एक जगह से दूसरी जगह ग्राहक से मिलने के लिए भेजती रहती है, जिसके कारण वो अपना घर एक ठिकाने पर नहीं रख सकते थे। इस बार उनको नेपाल के छोटे से पहाड़ी इलाके में जाना था, करीब 1 महीने के लिए। इसलिए इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ ले लिया। परिवार में सिर्फ वो और उनकी पत्नी ही रहती थी। विनय और उसकी पत्नी दोनों नेपाल के लिए निकल पड़े। वैसे भी ठंड का मौसम था और नेपाल में ऊपर से बहुत तेज़ बर्फ़ पड़ रही थी। वो लोग अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर तक पहुंचने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि घर छोटे से गांव में एक पहाड़ी इलाके में था, जिसकी वजह से दोनों बहुत थक चुके थे। रात के 12:30 बज चुके थे। जहां वो रह रहे थे वहां दूसरे घर एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे। बाहर ज़ोरों से ठंडी हवा और बर्फ़ गिर रही थी। दोनों अपने रज़ाई में दुबक कर आराम ही कर रहे थे कि अचानक उनको लगा कि किसी ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया है। फिर उन्होंने सोचा कि क्या पता तेज़ हवा चलने की वजह से ऐसा हो रहा हो, इसीलिए उन्होंने उसको अनदेखा कर दिया। अगली सुबह विनय जिस काम के लिए आया था उसके लिए वो निकल पड़ा। उसकी पत्नी घर में अकेली ही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो घर में बैठे वक्त कैसे बिताए। उसने सोचा कि चलो क्यों ना बाहर जाकर ही कुछ देख लिया जाए। बाहर ठंड तो थी पर हवा नहीं चल रही थी। इसीलिए उसने अपना स्वेटर पहना और बाहर निकलने को तैयार हो गई। जैसे ही उसने अपना घर का गेट खोला, वैसे ही देखते हैं कि घर के पास बने एक खंबे के पीछे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, जो उसको चुपके चुपके देख रहा है। विनय की पत्नी ने उसको अपनी ओर बुलाया, पर वो नहीं आया और वो वहाँ से भाग गया। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो लड़का उसको फिर से घूरे देखा जा रहा था। इस बार उसकी पत्नी ने उस बच्चे को पकड़ लिया और पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और ना ही कुछ बताया। विनय और पत्नी ने उससे उसके घर के बारे में पूछा, तब भी वो कुछ नहीं बोल रहा था। आखिर में उसका नाम पूछने पर उसने अपनी धीमी सी आवाज़ में अपना नाम सूर्या बताया और फिर वहाँ से भाग गया। उसको उसका व्यवहार कुछ समझ नहीं आया। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। वो बच्चा रोज़ उसको खंबे के पीछे से निहारता रहता था। उस दिन रविवार की रात थी। दोनों घर में अंगीठी के सामने आग ताप रहे थे, क्योंकि बाहर की हालत बहुत ख़राब थी। इतनी ख़राब कि कोई थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाए तो उसकी जान चली जाए। अचानक दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। उन दोनों को फिर से लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो। तभी फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस बार खटखटाने की आवाज़ साफ आ रही थी। यह आवाज़ सुनकर दोनों डर गए, क्योंकि इतनी रात को वो भी जान ले लेने वाली ठंड में आखिर कौन हो सकता है। दोनों केवल एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अचानक दरवाजे के बाहर से धीरे धीरे रोने की आवाज़ आने लगी। तभी विनय ने ज़ोर से आवाज़ में बोला, कौन है बाहर। कुछ देर तक आवाज़ तो नहीं आई, पर बाद में एक धीमी सी आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, कृपया करके दरवाज़ा खोलो, बहुत ठंड है। यह आवाज़ किसी छोटे से बच्चे की थी। तभी विनय की पत्नी को यह आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसने कहा कि ये तो वही बच्चे की आवाज़ लगती है जो रोज़ घर के बाहर खड़ा रहता था। विनय की पत्नी ने कहा कि हमें उसे अंदर लाना चाहिए। वो भागते हुए अभी दरवाजे के पास जा ही रही थी कि अचानक उनके घर के फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन एक पड़ोस में रहने वाली औरत का था, जिससे आज ही विनय की पत्नी मिलकर आई थी।
विनय की पत्नी ने फ़ोन उठाया। वहाँ से उस औरत की आवाज़ आई, हेलो जी, मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगर आपके घर के बाहर कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो उसको मत खोलना। विनय की पत्नी ने कहा कि अभी मेरे घर से बाहर एक बच्चे की आवाज़ आ रही है जो दरवाज़ा खोलने को कह रहा है। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल मत खोलना, वो असल में एक आत्मा है। यहाँ जब जब तेज़ आंधी और ठंड पड़ती है वो तब तक सबके घर के बाहर जाता है और दरवाज़ा खोलने को कहता है। वो ठंड का बहाना बनाता है और दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश करता है। अगर कोई गलती से भी दरवाज़ा खोल देता है तो अगले दिन बर्फ़ में दबा हुआ मिलता है। ये सुनते ही जैसे उनके पैरों से ज़मीन ही खिसक गई। वो सोचने लगे कि जो बाहर दरवाज़ा खटखटा रहा है वो असल में एक आत्मा है। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। अगले दिन ही वो दोनों भागकर पड़ोसी के पास गए और पूरे मामले के बारे में पूछा। उस औरत ने बताया कि इस गांव में एक परिवार रहता था। पहाड़ टूटने की वजह से उस परिवार का विनाश हो गया। बस एक बच्चा बच गया। वो दूसरे के घर जा जाकर खाना मांगता। एक दिन बहुत ज़ोरों से बर्फ़ की आंधी पड़ रही थी। वह दूसरों के घर के बाहर दरवाज़ा खटखटाकर घर के अंदर आने को गुहार लगा रहा था, पर किसी ने भी उसकी गुहार नहीं सुनी। ठंड की वजह से सब अपने घरों में दुबके हुए थे। कल सुबह होने पर उस बच्ची की लाश बर्फ़ में अकड़ी हुई मिली। आज भी कभी भी ज़ोरों से बर्फ़ की आंधी आती है तो उसकी आत्मा सबके घर के पास आती है और गुहार लगाती है। ये सब सुनकर दोनों हैरान रह गए। लेकिन वो वहाँ 1 महीने जब तक रहे तब तक 3-4 बार उनके साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन विनय का काम खत्म हो जाने पर वो वहाँ से चले गए। पर विनय की पत्नी में दिमाग में एक रहस्य हमेशा बना रहा कि उस घटना के बाद जो बच्चा उसे रोज़ घर के बाहर दिखता था वो कभी नहीं दिखा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।